ओके, तो प्रोवोकेटिव टेस्ट हम बात कर रहे थे ये क्यों किए जाते हैं। प्रोवोकेटिव टेस्ट हमेशा किए जाते हैं जी सब एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा को देखने के लिए। लेटेंट सब एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर मतलब इसका क्या है, प्राइमरी हो, ग्लाउकोमा हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसकी काज वही एक्वस की प्रोटेक्शन से लेकर ड्रेनेज तक कहीं भी इस चैम्बर में कहीं भी आ रही है ना, तो उधर प्रॉब्लम है तो प्राइमरी ही होगा। और एंगल क्लोज हुआ होना चाहिए, ठीक है। और एक्यूट लेवल ना हो, सब एक्यूट लेवल हो और लेटेंट हो। मतलब हम वैसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर मालूम करते हैं वो ठीक आ रहा है, लेकिन छुपा हुआ ग्लाउकोमा मौजूद है सब एक्यूट लेवल का। उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाएगा जिसको कहेंगे हम प्रोवोकेटिव टेस्ट, ठीक है। छुपी हुई चीज को मालूम करने के लिए प्रोवोकेटिव टेस्ट किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो प्यूपल है ना जी, प्यूपल ये फर्ज किया प्यूपल है, ठीक है। इसको डायलेट किया जाएगा, ठीक है। इसको डायलेट किया जाएगा माइल्डली, मतलब इतना था तो इतना कर दिया जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या कि प्रेशर थोड़ा बहुत डिवेल्प होगा पीछे, उसकी वजह से आयरिस बम्बे हो जाएगा। पहले मैंने ये चीज़ समझाई हुई है, दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आयरिस बम्बे डिवेल्प हो जाएगा, आयरिस बम्बे डिवेल्प हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर मैकेनिकल एंगल ब्लॉक आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ग्लाउकोमा हम खुद डेवलप कर रहे हैं, मतलब ग्लाउकोमा नहीं डेवलप कर रहे लेकिन इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड दो तरीकों से किया जाता है जी, प्रोवोकेटिव टेस्ट दो तरह से। एक होता है जी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, प्रोवोकेटिव मेथड प्रोवोकेटिव टेस्ट, और दूसरा होता है जी फार्माकोलॉजिकल प्रोवोकेटिव टेस्ट। देखिए फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल तरीके हैं जिनके जरिए से जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाता है। तो पहला तरीका जो है वो है जी डार्क, मतलब डार्क रूम में आप चले जाएं, पेशेंट को ले जाएं तो वहाँ उसका डायलेट कर जाएगा प्यूपल फिजियोलॉजिकली विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। दूसरा क्या, प्रून पोजीशन में, यानी सीधा लिटा दें पेशेंट को फिर भी उसका डायलेट कर जाएगा प्यूपल। तीसरा तरीका है प्रून डायलेटेड, प्रून डार्क रूम, ओके। डार्क रूम में ले जाके उसको सीधा लेटा देंगे पेशेंट को, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका प्यूपल डायलेट करेगा, ठीक है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म इस तरह से किया जाता है कि शुरू में टेस्ट से पहले आईओपी यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर मालूम कर दिया जाता है बिफोर टेस्ट। और ये काम करने के यानी डार्क रूम में ले जाने के 1 आवर बाद, उधर रखने के 1 आवर बाद फिर आईओपी मालूम किया जाता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर। अगर दोनों का डिफरेंस 8 मिलीमीटर ऑफ एच जी से ज़्यादा आ जाए या 8 मिलीमीटर ऑफ एच जी हो, ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और सब एक्यूट एंगल क्लोजर प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा उस बंदे में मौजूद है। अब फार्माकोलॉजिकल मेथड है प्रोवोकेटिव टेस्ट, इसमें यही सेम चीज़ की जाती है, यानी प्यूपल डायलेट किया जाता है, लेकिन इसमें फिजियोलॉजिकल मेथड नहीं बल्कि फार्माकोलॉजिकल मेथड, यानी 0.5% आप दे सकते हैं इसको ट्रोपिकामाइड, ठीक है। ट्रोपिकामाइड भी दे सकते हैं और एट्रोपिन के जरिए से भी ये वैसे डायलेट किया जाता है, लेकिन ये रिकमेंडेड है ट्रोपिकामाइड 0.5% क्लिनिकल सेटअप्स में दी जाती है, ठीक है। उसकी वजह से प्यूपल डायलेट हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल तरीके से, और फिर वही तरीका कि 8 mmF HG से ज़्यादा अगर डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब है कि उसको लेटेंट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा है, प्राइमरी एंगल क्लोजर, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर आगे ट्रीटमेंट वगैरह दी जाएगी। अब फंडोस्कोपी है जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक। फंडोस्कोपी का क्या मतलब है जी, फंडोस्कोपी का मतलब है कि फंडस को देखना, मतलब ये आपका रेटिना है पूरी का पूरा, समझ लें, ठीक है। इसको अगर आई में इस तरह बनाऊं, आई की बाल, तो इसमें रेटिना ये, इसका भी वो पार्ट जो आपको ऑप्थाल्मोस्कोप के जरिए से, ऑप्थाल्मोस्कोप या फंडोस्कोप, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से फंडस देखी जाती है। फंडस वो एरिया जो नजर आ रहा होता है ऑप्थाल्मोस्कोप के जरिए से, ठीक। पेशेंट को सामने बिठाएंगे, ऑप्थाल्मोस्कोप आपने अपने हैंड में पकड़ी, ठीक है। राइट हैंड यूज होता है राइट आई देखने के लिए, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे लेफ्ट आई देखने के लिए, ठीक है ना।
और इसी तरह आइज़ का भी अगर अपनी राइट आई आप यूज़ करें पेशेंट की राइट आई देखने के लिए और अपना राइट हैंड भी वही यूज़ करें। लेफ़्ट जब देखेंगे आई पेशेंट की तो उसके लिए लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है आपने और लेफ़्ट आई देखेंगे पेशेंट की आप, ठीक है। तो होगा क्या जी, आपको फंडस नज़र आएगा। फंडस में क्या नज़र आएगा? फंडस में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, 3-4 चीज़ें। वो क्या होंगी जी? नर्व फाइबर लेयर आपको डिटेक्ट होगी, ठीक है। कैसे डिटेक्ट होगी? आप रेड फ्री लाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो विजुअल डैमेज अगर ऑप्टिक नर्व पे मौजूद है तो आपको डिटेक्टेबल होगा, वो नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल से अब नॉर्मल चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी प्रोमिनेंट चीज़ आपको क्या मिलेगी जी? वो मिलेगी ऑप्टिक डिस्क की कपिंग, यानी ये पूरा रेटिना है, इधर नेजल साइड पे ऑप्टिक डिस्क है, इसकी कपिंग हुई होगी। ये पूरी अगर डिस्क है तो इसकी कपिंग होगी, ठीक है। कपिंग फिजियोलॉजिकल कपिंग होती है जी, कहाँ पे? 1.3/10 पार्ट ऑफ दी ऑप्टिक डिस्क पे होती है, ठीक है, कपिंग, फिजियोलॉजिकल कपिंग। लेकिन पैथोलॉजिकल कपिंग यानी ग्लाउकोमा अगर है तो यही कपिंग 0.3 के बजाय, इसको 0.3 भी कहते हैं ना, 0.3 के इक्वल 0.7 चली जाएगी, यानी 7/10 पार्ट, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट कप बन जाएगा, इसको कहेंगे ऑप्टिक डिस्क कपिंग, ठीक है। ये चीज़ एक नज़र आएगी आपको। दूसरी क्या चीज़ नज़र आएगी? दूसरी ये चीज़ नज़र आएगी कि आपको इसी ऑप्टिक डिस्क से निकल रही होती हैं जी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो वो नेजल साइड पे, ऐसे नेजल साइड पे सारी जाना शुरू हो जाएंगी। नेजलाइजेशन ऑफ वेसल्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी? नेजलाइजेशन ऑफ वेसल्स, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये नज़र आ गई। चौथी चीज़ आपको नज़र आएगी जी न्यूरो रेटिनल रिम, ठीक है। न्यूरो रेटिनल रिम वैसे अमूमन मौजूद होती है जी, समझ लें कि ये ऑप्टिक डिस्क है, बल्कि ये ऑप्टिक डिस्क है, तो इसके अंदर ये, इसके साथ साथ ये एरिया नज़र आएगा ना आपको। यहाँ से जो रेटिना के नर्व फाइबर्स है ना, वो जा रहे होते हैं और बना क्या रहे होते हैं? न्यूरो रेटिनल रिम बना रहे होते हैं, ठीक है। न्यूरो रेटिनल रिम का कलर होता है अमूमन ऑरेंज या पिंक। क्या होता है जी? या तो ऑरेंज होगा या होगा जी पिंक। लेकिन ग्लाउकोमा की सूरत में वो मिलेगा आपको पेल, ठीक है। ये ठीक सूरत में होगा, ये गलत सूरत यानी ग्लाउकोमा है तो पेल मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो न्यूरो रेटिनल रिम है ना, इसका साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, यानी ग्लाउकोमा की स्टेजेस के मुताबिक। अगर कम स्टेज का है, एक्यूट स्टेज का है, तो उसको उसमें क्या मिलेगा जी? ये थोड़ी कम हुई हुई मिलेगी न्यूरो रेटिनल रिम। नेक्स्ट लेवल का है तो उससे भी कम मिलेगी ये चीज़, ठीक। और स्प्लिंटर हेमरेजेस मिलेंगी आपको, यानी रेटिना के ऊपर ऐसे 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 हेमरेजेस छोटी 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 हुई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें सारी आपको मिलेंगी जी फंडस पे, फंडोस्कोपी करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं जी? पेरीमेट्री करते हैं। पेरीमेट्री में क्या किया जाता है आपको पता होना चाहिए वैसे कि अमूमी तौर पर जब हम मोनोक्यूलर ओक्यूलर विजन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारी आई है, ये दूसरी आई, ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, ठीक। तो इसको बंद कर देते हैं जी, इसको ओक्लूड कर देते हैं, ओक्लूडर रख लिया, आई ओक्लूडर। तो पेरीमेट्री क्या है जी? पेरीमेट्री किस लिए की जाती है? ये फंडस देखने के लिए कर लिया आपने, ठीक है। ग्लाउकोमा की जो डिस्क चेंजेस हैं उनको देखने के लिए आप कर रहे हैं फंडोस्कोपी, जबकि पेरीमेट्री आप करेंगे किसको? विजुअल फील्ड्स को चेक करने के लिए, ठीक है। पेशेंट की विजुअल फील्ड्स कितनी है, ठीक। उमूमन जब एक आई ओक्लूड होती है पेशेंट की या किसी भी बंदे की, तो वो जो देख रहा होता है ना, वो टेम्पोरल जो साइड है उस पर 90 डिग्री के एंगल तक वो देख सकता है। हेड इसमें आपने नहीं हिलाना होता, पेशेंट का हेड स्टेबल होना चाहिए, सामने देख रहा हो पेशेंट, ठीक है। और उसकी एक आई ओक्लूडेड हो और फिर दूसरी आई से वो जब देख रहा है, यानी खाली राइट आई या खाली लेफ्ट आई से देख रहा है, तो ऐसे वो टर्न कर सकता है अपनी आई को, ठीक है। टर्न राइट करेगा अगर, तो उसको टेम्पोरल साइड पे 90 डिग्री तक चीज़ें नजर आएंगी। सुपीरियरली उसको कह सकते हैं आपके कितनी नज़र आ रही है जी? सुपीरियरली 50 डिग्री नज़र आ रही होती है। नेजली कितनी नज़र आ रही होती हैं जी? 60 डिग्री तक, जबकि इंफीरियरली जो है 70 डिग्री तक चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। सर हिलाए बगैर
आई की मूवमेंट्स के जरिए से सिर्फ देखेगा, अपनी एक आई की मूवमेंट, मोनोक्यूलर विजन की इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें नजर आ रही होती है। और खाली सामने देख रहे हैं ना, ये सामने जिस तरह प्यूपल उसने सामने की तरफ किया हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट, तो विजन उसकी जो होती है वो 30 डिग्री के एंगल पे होती है, यानी पूरा रीजन है उसमें से 30 का एंगल, हर तरफ 30 के एंगल पर देख रहा होता है वो, ऐसे ऐसे हर साइड पे उसको 30 डिग्री तक चीजें दिख रही होती हैं, ठीक है। उमूमन फुल फील्ड ऑफ विजन तो इतनी बड़ी है, लेकिन सीधी सीधा अगर देख रहे हैं पेशेंट तो 30 डिग्री तक चीजें नजर आ रही होती हैं। लेकिन अगर उसको ग्लाउकोमा हो गया है पेशेंट को, तो ये विजन 30 डिग्री से डिक्रीज होगी और डिफरेंट रीजन्स में डिक्रीज होगी। जरूरी नहीं है कि खाली नेजल साइड पे ही उसको ना नजर आ रहा हो 30 डिग्री तक, या टेम्पोरल साइड पे ही ना नजर आ रहा हो, या इंफीरियरली ना नजर आ रहा हो, बल्कि कहीं भी उसको 30 डिग्री से कम किसी भी रीजन में हो सकता है कि ना नजर आ रहा हो, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, विजुअल फील्ड डिफेक्ट कहेंगे। और इसको टेस्ट करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो एक काइनेटिक मेथड है और स्टैटिक मेथड है। किसका, पेरीमेट्री का, ठीक है। जो काइनेटिक मेथड है ना, इसमें क्या किया जाता है, कन्फ्रंटेशन टेस्ट किया जाता है, जो उमूमन आपसे करवाया भी जाता है परफॉर्म, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपको पेशेंट को अपने सामने बैठाते हैं, सामने बैठाकर आप उसको कहते हैं कि आप मेरे सामने वाली जो आई है, मतलब आपने अगर अपनी राइट आई पे हाथ रखा है अपने अपने, तो उसको भी कहना है कि अपने राइट आई पे हाथ रखो। आपने अपनी कौन सी आई पे हाथ रखो, लेफ्ट आई पे, सॉरी। अगर कन्फ्रंटेशन टेस्ट है ना, तो आपकी राइट के सामने उसकी लेफ्ट आएगी, तो इन दोनों को आपने ओक्लूड कर देना, अपनी राइट को और उसकी लेफ्ट को, ठीक है। ओक्लूड करवा लिया उससे भी, अपनी को भी खुद कर लिया ओक्लूड हाथ रख के, ठीक। फिर आप उसको क्या करेंगे जी, ऐसे पिन लेंगे या कोई भी ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको आप ऐसे अपने सामने रखेंगे, ठीक है। और उसको ऐसे मूव करेंगे उसकी विजुअल फील्ड में, ठीक है। और देखेंगे या पेशेंट से पूछेंगे कि जहाँ, पहले उसको कमांड तो दे देनी है कि जहाँ पे ये चीज़ आपकी आई से ओझल हो जाए, आपकी नज़रों से, आपने फ़ौरन बताना है। तो अगर उसकी आई से वो चीज़ जल्दी ओझल हो जाती है, नज़र आना बंद हो जाती है, और आपको फिर भी नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि क्या है जी, उसको विजुअल फील्ड डिफेक्ट है उस रीजन में जहाँ पे आप वो चीज़ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई पिन वगैरह उमूमन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और स्टैटिक मेथड जो है उसमें यही ऑटोमेटेड पेरीमेट्री की जाती है, यही चीज़ की जाती है, लेकिन वो ऑटोमेटिक तरीके से की जाती है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेजर किए जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। तो ये जो है तो अनअफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये बायस नहीं होते, ठीक है ना। एग्जामिनर के जो चेक कर रहे हैं वो बायस भी हो सकते हैं शायद, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो सिस्टम है वो बायस्ड नहीं होता, वो अनबायस्ड होते हैं, ठीक है। तो पेरीमेट्री से आप विजुअल फील्ड डिफेक्ट देख लिए। फिर इमेजिंग टेक्निक्स हैं, यानी ओसीटी वगैरह, ये यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, इसके ज़रिए से भी जो है आई में जो चेंजेस आई हैं डिस्क के अंदर, नर्व के अंदर, और आई बाल साइज के अंदर, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। ओके, तो प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लाउकोमा और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, ठीक है। ये पहली पहली टाइप्स थी जो ग्लाउकोमा की। उनमें से पहले हम कौन सी करेंगे जी, प्राइमरी एंगल ओपन एंगल ग्लाउकोमा, एंगल क्लोजर नहीं, ओपन एंगल की पहले बात करेंगे, फिर एंगल क्लोज होने की बात करेंगे, ठीक है। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, ठीक है। तो इसको डिफाइन हम इस तरह से कह सकते हैं कि बाइलेटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी है ये, यानी दोनों आई में है, और एसिमेट्रिकल इन पोजिशन है, ठीक है। और इसमें फीचर्स क्या आएंगे जी, पहला फीचर आएगा जी इंट्राओक्यूलर प्रेशर, क्या होगा जी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर मोर देन 21 से mm/h जी, mm/h जी, इससे ज़्यादा हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होगी जी, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, ग्लाउकोमेटिक चेंजेस जो है ना वो मिलेंगी। तीसरी क्या चीज़ मिलेगी, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ठीक है। चौथी चीज़ आपको मिलेगी ओपन एंगल, एंगल क्लोज हुआ नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। ये ओपन एंगल की स्पेसिफिक जो है ना चीज़ है। एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी काज, और सेकेंडरी काज कोई नहीं मिल रही, सेकेंडरी काज कोई नहीं मिल रही,
ठीक है, ग्लाउकोमा की सेकेंडरी काज कोई नहीं मिल रही, या तो इसको हम प्राइमरी कहेंगे। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी काज मैंने आपको समझाई भी थी कि यार जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन से लेकर ड्रेनेज तक जो रास्ता है और जो इसमें चीज़ें आती हैं ना, उनमें अगर प्रॉब्लम हो तो वो प्राइमरी काज होती है। ठीक है, जबकि इससे बाहर वाली कोई काज हो, कार्निया का कोई मसला हो, स्क्लेरा का कोई मसला हो, या विट्रस का मसला हो, या फिर आप कह सकते हैं कि लेंस का मसला हो, तो वो सारी सेकेंडरी काजेज होती हैं, क्योंकि वो प्राइमरीली तो वो जो है तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन और ड्रेनेज में कोई ऐसा उसका उनका रोल नहीं होता। ठीक, इसलिए वो सेकेंडरी काज कंसिडर की जाती हैं। इस केस में क्या है कि प्राइमरी काज है और सेकेंडरी काज कोई नहीं मिल रही, ओपन एंगल है, रियल फील्ड डिफेक्ट्स भी हैं, ओपन ऑप्टिक डिस्क चेंजेस भी हैं, और इंट्राक्यूलर प्रेशर 21 से आप चला गया हुआ है। ठीक है, अब इसकी प्रेवलेंस की बात की जाए तो ये पॉपुलेशन में 200 में से एक बंदे को अफेक्ट करता है, और उनकी एज कितनी होनी चाहिए जी, 1:240 प्लस की एज वालों को। ठीक है, 200 में से एक बंदे को ग्लाउकोमा हो जाता है। ये इक्वली अफेक्ट करता है मेल और फीमेल्स में से, जिसको मर्जी आएगी उसकी तरफ जाएगा ये, और ब्लैक्स में ये ज़्यादा होता है। काली रंगत के जो काले लोग हैं ना इधर के काले नहीं, वो मतलब अफ्रीकन ब्लैक्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, तो वो ब्लैक्स जो हैं उनमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाइट्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं जी, हेरिडेटरी, मतलब किसी बंदे की पूरी फैमिली में रन कर रहा है ये। दूसरा हो सकता है एज, 40 प्लस मैंने आपको बता दी। रेस हो सकती है, कालू में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाइट्स। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, मायोप्स, जिन लोगों को बचपन से ही मायोपिया है, ठीक है, जिनको नियर साइटेडनेस है, मायोपिया, ठीक है, उनको हो सकता है। डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट्स में होता है ये, हाई प्रीवेलेंस होती है इनमें। रेटिना की कोई डिजीज़ चल रही है उसमें हो सकता है ये, और स्टीराइड जो यूज़ कर रहे हैं ना उनमें हो सकता है। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जो ट्रेबिकुलर मशवर्क है ना, ट्रेबिकुलर मशवर्क, उसमें ट्रेबिकुलोसाइट्स या गोनियोसाइट्स जो हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लॉस होना शुरू हो गए तो उधर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो स्पेसिस जो हैं ट्रेबिकुलर स्पेसिस उनको क्या कर देगा जी, नैरो कर देगा, उनकी ड्रेनेज को कम कर देगा, मशवर्क को ब्लॉक कर देगा। ठीक है ना, और उनका डायमीटर कम हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको समझाया था कि ये ट्रेबिकुलर मशवर्क इस तरह की छन्नी की तरह की चीज़ें ना, इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं ज़ाहिर, जिनसे ये बने होते हैं सुराख छोटे छोटे। ठीक है, ट्रेबिकुलोसाइट। ठीक है, तो ट्रेबिकुलोसाइट्स लॉस हुए, हिल में लॉस आया, लॉस हुए, इसी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर लॉस हो रहे हैं, तो जाहिर है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बन रहा है ना, वही सेल डेब्रिस बन रहा है, तो वो आके गट्ठे भी होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से इनका जो दरम्यान का डायमीटर है, यानी इतना सा साइज़, तो ये कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो इसमें से एक्वस का आउटफ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काज है जी इसकी। और सिम्टम्स इसके आपको पता है कि ये शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होता है, और बाद में क्या होता है कि पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि मुझे नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, रात को चीज़ें सही नहीं नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, तो बाकी वो कहेगा कि दोनों आंखों में मुझे रोशनी थोड़ी कम हो गई है, अब उस तरह से नज़र नहीं आता जिस तरह से पहले नज़र आता था। ठीक है, क्योंकि ये फुल डिवेल्प होने से पहले तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। सिम्टम्स तब आते हैं जब आपकी डिस्क डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब आपकी डिस्क और जो है तो रेटिना में डैमेज आना शुरू हो जाता है, और कभी कभी पेशेंट कहेगा कि मुझे हेडेक वगैरह हो जाता है, और आइज़ में यानी आंखों में दर्द की शिकायत हो। साइंस तो आप खुद देखेंगे, साइंस में आपको जो चीज़ मिलेगी वो कॉमनली आपको पता रहे, इंट्राओक्यूलर प्रेशर होगा। अच्छा, आपने ये कभी नहीं सोचना कि जो ओपन एंगल है तो इसमें ओक्यूलर प्रेशर सेम होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ये तो राइज ही होगा। हम सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं कि वो क्लोज नहीं होगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो इंक्रीज ही होगा। और मैंने बता दी बात कि क्यों इंक्रीज होगा,
इसमें प्रॉब्लम आई है मशक वर्क में, ठीक है। ट्रेबिकुलोसाइड लॉस हो रही है, हुक आ रही है, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर तो रेज ही मिलेगा, डिस्क में चेंजेस मिलेंगी, वीएल फील्ड में डिफेक्ट मिलेगा, एंगल अलबत्ता क्लोज नहीं होगा, एंगल ओपन होगा और सेकेंडरी काज कोई दूसरी नजर नहीं आएगी, इसलिए आप इसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा लेबल कर देंगे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में इसको मेडिकल थेरापी दी जाती है पेशेंट्स को, लेजर थेरापी और फिल्ट्रेशन सर्जरी की जाती है जी, ठीक है। मेडिकल थेरापी में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो हैं अमूमन बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। आपको पता है कि क्या करना पड़ता है जी, अगर ड्रेनेज नहीं हो रही, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो है तो एक्वस ह्यूमर या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या ड्रेन कम हो रहा है, ठीक है। ये दो काजेज होगी। तीसरी ये हो गई कि ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, ये भी काज हो सकती है ना, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा, और ड्रेन क्यों नहीं हो रहा, तो वो ड्रेन क्यों नहीं हो रहा उसका जवाब तो दे दिया। और प्रोड्यूस क्यों ज़्यादा हो रहा है, वो आइडियोपैथिक काज भी हो सकती है और नाउन काज भी हो सकती है। नाउन है तो उसको आप ट्रीट करेंगे, आइडियोपैथिक है तो वैसे आप जो है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करने वाली ड्रग्स देते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर्स हैं और ये प्रोडक्शन को कम करेंगी, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को ये क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। ड्रग ऑफ चॉइस बिटेक्सोलोल यूज होती है। दूसरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको पता है क्या करती हैं, ये वेजोडाइलेटर्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगी, आउटफ्लो को ज़्यादा करेंगी, इंक्रीज कर देंगी आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर को, क्योंकि डायलेट करेंगी ये मैशवर्क वगैरह जो भी है वेसल्स हैं जो आगे, उनको डायलेट करेंगी तो ड्रेनेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देते हैं आप, ठीक है। कार्बोनिक इनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है टॉपिकली देते हैं, ये एक्वस सिक्रीशंस जो है ना उनको कम करता है। कौन सा जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर CAI, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बाद मायोट्स दी जाती हैं, मायोटिक्स, ठीक है। मायोटिक्स का काम यह है कि क्या करेंगी, प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करेंगी, छोटा करेंगी और आउटफ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकली उसका रास्ता ठीक हो जाता है प्यूपल के कंस्ट्रिक्ट यानी मायोटिक्स में, ठीक है। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी दी जाती हैं। एड्रीनर्जिक ड्रग्स का काम ये है कि वो आउटफ्लो को इंक्रीज कर देती हैं, क्या, आउटफ्लो को, ठीक है। अब जो लोग जो है ना अस्थमा वाले मरीज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है जी, उनमें ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस एड्रीनर्जिक्स हैं, ठीक है, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। क्यों, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स अस्थमा को एग्रीवेट कर सकते हैं, इसलिए उनमें फर्स्ट चॉइस ड्रग ये है एड्रीनर्जिक ड्रग, ठीक है। लेजर थेरेपी भी की जाती है जी, एर्गोन लेजर ट्रेबिक्युलेक्टमी, यानी ट्रेबिकुलर मैशवर्क में प्रॉब्लम आई तो ट्रेबिकुलर मैशवर्क ही काट के उसमें सुराख बना दिया, बड़ा करके बना दिया सुराख, तो उसमें से वो आउटफ्लो हो जाएगा, और ये एर्गोन लेजर के जरिए से किया जाता है, ठीक है। डायोड लेजर ट्रेबिकुलेक्टमी भी की जाती है और इसके जरिए से भी इसी तरह ट्रेबिकुलोसाइट्स को काट के तो रास्ता बना दिया जाता है, ठीक हो गया। अब सर्जरी की इंडिकेशंस ये होती हैं कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा कंट्रोल ना हो रहा हो, अनकंट्रोल्ड हो, ड्रग्स वगैरह से ठीक नहीं हो रहा, तब की जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गई है, उससे कोई काम नहीं आ रही, तो तब की जाती है, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट को देखते हुए भी की जा सकती है कि उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम आ रही है। एडवांस स्टेजेस ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा जो है उसमें वेयर वेरी लो प्रेशर लेवल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि एडवांस स्टेज है उसमें थोड़ा प्रेशर भी इंक्रीज होगा तो
डैमेज ज़्यादा हो जाएगा पीछे डिस्क वगैरह पे, ठीक है। उस सूरत में हमेशा आप सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। ओके जी, तो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में वही ग्लाइकोमा वाली सारी चीज़ें होंगी, लेकिन क्या होगा जी, एंगल क्लोज हुआ होगा, ठीक है। एंगल क्लोज मिलेगा आपको, प्राइमरी होगी काज उसकी, सेकेंडरी काज मालूम नहीं होगी, नज़र नहीं आएगी, ठीक है। एंगल क्लोज हुआ मिलेगा और डिस्क चेंजेस मिलेंगे, वीएल फील्ड डिफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पहले मैंने बता दिया, आपको अभी पता है, ठीक है। ये डैमेज करता है जी 1:1000 पीपल, मतलब कि इसकी इंसिडेंट एज कम्पेयर टू दी ओपन एंगल ग्लाइकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा से कम है, क्योंकि वो 200 में से एक बंदे को अफेक्ट कर रहा था, ये 1000 में से एक बंदे को कर रहा है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस किसकी हो गई, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा की, क्लोजर वाले की कम है उससे, ठीक है। और तकरीबन 5 टाइम कम है, 5 गुना कम, ठीक है, इसकी इंसिडेंट। लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी है, 1000 में से एक बंदा तो अफेक्ट हो ही रहा है ना, ठीक है। इसके फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं जी, एनाटॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि आई बाल की, मतलब ये देखें ना, आई बाल है तो उसकी एक्सियल लेंथ बढ़ गई है, मतलब आई बाल अमूमन इतनी ऐसी होनी चाहिए थी तो ऐसे हो गई वो, ठीक है। एक्सियल लेंथ बढ़ गई, तो एक्सियल लेंथ अगर बड़ी हो तो आपको पता है कौन से होते हैं जी, मायोपिया के पेशेंट्स में बड़ी होती है, ठीक। तो एनाटॉमिकल फैक्टर एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है जी कॉर्निया का डायमीटर स्मॉलर हो, कॉर्निया का डायमीटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, पहले इतना था तो इतना है, छोटा हो गया, एनाटॉमिकली प्रॉब्लम है। आइरिस और लेंस का जो डायफ्राम है ना, उसकी जो लोकेशन है वो एंटीरियर हो गई, लेंस और आइरिस की लोकेशन आगे हो गई, आगे चली गई है, ठीक है, अपनी जगह से थोड़ी आगे आगे, वो प्रॉब्लम हो सकती है। एंगल का इंटीरियर जो एंगल है उसकी डेप्थ वो कम है, उसकी वजह से हो सकता है। और इंट्रेंस जो है चेम्बर एंगल में, इंट्रेंस वो कम हो गई है, अगर नैरो इंट्रेंस हो गई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जनरल फैक्टर्स एज है, सेक्स है, एज में 50 दिखे यानी कि 40 से 50 साल, 50 की एज के लगभग जो लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फीमेल्स को ये ज़्यादा, इसको फीमेल्स पसंद है भाई, फीमेल्स को ज़्यादा ये अफेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू मेल, जबकि जो ओपन एंगल वाला था वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा था, वो इक्वली जो है कर रहा था अफेक्ट दोनों को, ठीक है। पर्सनैलिटी पे भी ये डिपेंड करता है, जो नर्वस इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, ठीक है। वो ज़्यादातर जो हर वक्त वो जिनके आंसू ही बहते रहते हैं ना तो उस तरह की आत्मा हो तो उनको ज़्यादा होते हैं। रेस 6% तक अफेक्ट करती है कॉसेशियंस को, ठीक है। मोर कॉमन देखा गया है साउथ ईस्ट एशियंस में, चाइनीज़ में और स्कीमोज में। ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये हमेशा इसकी रेस पूछी जाती है जी कि ये किन लोगों में ज़्यादा होता है, कौन सी रेस, स्कीमोज जो हैं, स्कीमोज और चाइनीज़ जो हैं उनमें, और साउथ ईस्ट एशियंस एंड कॉसेशियंस, इन सबको कॉसेशियंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है एंगल क्लोजर वाला। प्री डिस्पोजिंग फंक्शंस फैक्टर्स इसके हैं जी, डिम इल्यूमिनेशन, इमोशनल स्ट्रेस और माइग्रेटिक ड्रग्स। इसीलिए आपको कहते रहते हैं ना, जो सियाने होते हैं वो कहते होते हैं कि डिम यानी डिम लाइट में ना सबक याद किया करें, ना तैयारी किया करें, आप रोशनी अच्छी में जाके आप बैठ के तो स्टडी किया करें, क्योंकि इसमें क्या है जी, डिम इल्यूमिनेशन क्या करेगी, ग्लाइकोमा एंगल क्लोज कर सकती है, ठीक है। याद रखना, इमोशनल स्ट्रेस भी जो है वो भी बड़ी हार्मफुल चीज़ है, वो पूरी पूरी बॉडी को भी अफेक्ट करती है और आइज़ को भी इस तरह से ये क्रोनिक प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा की सूरत में डैमेज करेगी। और माइग्रेटिक ड्रग जो यूज़ करते हैं यानी पीपल को डायलेट करने के लिए, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। स्टेजेस हैं जी इसकी, स्टेजेस इसकी होती हैं 5 तरह की स्टेजेस। एक होता है लेटेंट, ठीक है, यानी जिसमें सिर्फ सस्पेक्शन होगी कि ग्लाइकोमा डिवेल्प हो सकता है, एंगल क्लोजर वाला एंगल क्लोज हो सकता है, लेटेंट। दूसरी है जी सब एक्यूट, तीसरी है एक्यूट। अच्छा, एक्यूट से पहले होती है सब एक्यूट, आपने याद रखना है कि सब एक्यूट है फिर एक्यूट है,
एक्यूट के बाद नहीं है, एक्यूट से पहले है, ठीक है। क्रोनिक आगे वही लिखना है, प्राइमरी एंगल ग्लोयर ग्लाउकोमा, ठीक है। और एब्सोल्यूट ग्लाउकोमा, सब एक्यूट, एक्यूट, क्रोनिक, और फिर कौन सा जी, एब्सोल्यूट ग्लाउकोमा, ठीक है। लेटेंट जो स्टेज है उसमें सिम्टम्स आपको पता है बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल एंगल सिम्टम फ्री होगा पेशेंट, ठीक है। एंगल आपको बिल्कुल जो है ना क्लोज नहीं मिलेगा, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी नॉर्मल मिलेगा आपको, ठीक है। गोनियोस्कोपी पे आपको नैरो एंगल मिल सकता है, क्लोज हुआ एंगल नहीं मिलेगा, बल्कि नैरो एंगल 1 या 2 ग्रेड का मिलेगा, लाइकली टू बी क्लोज्ड, ठीक है ना, ये पढ़ा था हमने कि लाइकली टू बी क्लोज्ड होते हैं। प्रोवोकेटिव टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि प्रोवोकेशन टेस्ट आप करेंगे तो वो लाइकली टू बी पॉजिटिव है, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स जो है वो क्या होगा जी, कि यानी अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं लेटेंट को, तो फिर आगे वो सब एक्यूट में डिवेल्प होगा, ठीक है। एंगल क्लोज होना शुरू हो जाएगा, सब एक्यूट लेवल पे क्या होगा जी, एंगल क्लोज होना शुरू हो जाएगा, और क्रोनिक लेवल पे ये चला जाएगा सब एक्यूट के बाद, एक्यूट स्टेजेस के बाद, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है जी, पेरिफेरल रेजर आयरिटेक्टोमी, यानी कि आयरिस को पेरिफ्री से काट दिया जाता है, छोटा सा सुराख बना दिया जाता है, आयरिडेक्टोमी, ठीक है। और पेरिफेरल सर्जिकल, सर्जरी के जरिए से भी वही आयरिडेक्टोमी आप कर सकते हैं, और लेजर के जरिए से भी होगा क्या कि ये आयरिस है और ये प्यूपल है पूरे का पूरा, ठीक है। यहाँ से आप पेरिफ्री से आयरिडेक्टोमी कर दी तो जो है ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा, और एंगल क्लोज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। लेटेंट के बाद जो आपको पता है सब एक्यूट स्टेज आती है, सब एक्यूट स्टेज कैसे आती है वो आपको पहले भी मैं एक दफ़ा समझा चुका हूँ कि रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक आएगा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक। उसके बाद ऑरिस बम्बे डिवेल्प होगा और मैकेनिकल एंगल ब्लॉक आ जाएगा एट दी एंड, ठीक है। सब एक्यूट लेवल में ये काम हो रहा होता है। उसके बाद एक्यूट लेवल आता है, ठीक है, और फिर क्रोनिक लेवल आ जाता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। और पीछे पीछे ज़ाहिर है जितना स्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रेड बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा डैमेज आ रहा होता है डिस्क वगैरह पर, ठीक। नेक्स्ट है जी एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लाउकोमा, तो उसमें ये होता है एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लाउकोमा में उसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता दूं, बाकी चीज़ें सेम ही है तकरीबन, ठीक है। आपको मेन कंसेप्ट मैंने सारे दे दिए। एक्यूट एंगल क्लोयर या एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा में ये होगा ना कि सडन एंड स्वेयर एलिवेशन होगी, किसकी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज होने की, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल एंगल क्लोजर, मतलब टोटली क्लोज हो गया एंगल और सडनली क्लोज हुआ है, पता ही नहीं चला, ठीक है। ये लेटेंट के बाद भी हो सकता है, जाहिर है लाइकली टू बी क्लोज है तो कभी भी वो अचानक से क्लोज हो गया एंगल और इंट्राक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाएगा, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस ये है ना कि एलिवेशन इंट्राक्यूलर प्रेशर की होती है, ठीक है, जिस तरह हुई है सब एक्यूट एंगल क्लोजर में सेम उसी तरह होती है, लेकिन इसमें होता ये है ना कि इन टर्न आपको हाई प्रेशर की वजह से जो आयरिस स्ट्रक्चर है ना उसमें इन्फॉक्शन हो जाती है, ठीक है, इन्फॉक्शन हो जाती है यानी ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसकी ब्लड वेसल्स से चीज़ें निकलना शुरू हो जाएगी, और चीज़ें कौन सी निकलेंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिधर भी निकलते हैं आपको पता है वो क्या करेंगे, ये इन्फ्लामेशन के साइंस देंगे, इन्फ्लामेशन के। तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं जी एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा या एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा, ठीक है। इसमें आपको पेन मिलता है, ठीक है, इसमें आपको परसेप्शन ऑफ हेलोज अराउंड द लाइट मिलते हैं, वीएन डिक्रीज हुई मिलती है, नोजिया वॉमिटिंग इसके अटैक मिलेंगे आपको, पेशेंट कहेगा कि मुझे चक्कर आते हैं, मुझे उल्टी आती है, ठीक है, आई रेड हुई मिलेंगी आपको, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन यही है ना, रेडनेस मिलेगी आपको,